नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। हम लोग जियोग्राफी में 63 क्वेश्चन देख लिए थे पहले से, और आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन है और कारण है। कथन है कि विविधता में एकता का सिद्धांत रीटर महोदय ने प्रस्तुत किया था। रीटर एक टेलियोलॉजिस्ट थे। टेलियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? उद्देश्यवादी। उद्देश्यवादी, ठीक। तो ये बात सही है कि विविधता में एकता का सिद्धांत रीटर महोदय ने प्रस्तुत किया था, और रीटर एक टेलियोलॉजिस्ट थे, मतलब उद्देश्यवादी थे, और इन्हें ईश्वरवादी भी बोला जाता है। ईश्वरवादी, दोनों सही है, ठीक, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो ये दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। इनकी पुस्तक की अगर बात करें रीटर की, तो बहुत फेमस इनकी पुस्तक है। क्या नाम है उसका? नाम है अर्धकुंडे। अर्धकुंडे नाम है उसका, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है बेटकन मैके, फ्रेडरिक लीप्ले, एफ एस चेपिन, केरोल आरोनोविसी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बेंटन मैके, ठीक। प्रादेशिक नियोजन का जो दार्शनिक आधार था ये बेंटन मैके ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, पादपी उद्यान पादपों के लिए तथा प्राणी विज्ञान उद्यान जानवरों के लिए किस प्रकार के जैव विविधता संरक्षण के उदाहरण हैं? ऑप्शन है बहिर्स्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, एकीकृत तंत्र, कानूनी तंत्र। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पादपी उद्यान पादपों के लिए तथा प्राणी विज्ञान उद्यान जानवरों के लिए। ये दोनों जैव विविधता संरक्षण के उदाहरण वो है बहिर्स्थानीय संरक्षण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, उष्ण मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर है। कारण, वायु भार पेटियां मौसम के अनुसार उत्तर पश्चिम खिसकती हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये सत्य है किंतु आर असत्य है। ये असत्य है किंतु आर सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। जो उष्ण मरुस्थल का क्षेत्र होता है दोनों महाद्वीपों में, वो 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य पाया जाता है, ठीक। अब बात करें वायुभार पेटियों का, तो वायुभार पेटियाँ जो होती हैं ये सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन
सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायण के कारण खिसकती हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। अधिपादप मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है कोटधारी वनों में, मानसूनी वनों में, सवाना वनस्थली में, विश्ववती वनों में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विश्ववती वन में। अधिपादप जो हैं वो विश्ववती वनों में पाए जाते हैं। अधिपादप को इंग्लिश में इस तरह से भी लिख के दे देगा, ईपी फाइट्स। ठीक, ईपी फाइट्स। अगर इसका उदाहरण पूछे तो उदाहरण में आएगा आर्किड, आर्किड और फर्न। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्वसन के कारण बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय बढ़ता जाता है। कथनार्थ दिया है कि बढ़ते पोषण स्तर के साथ जंतुओं को अपना आहार प्राप्त करने के लिए अधिक चलना एवं कार्य करना पड़ता है। ऑप्शन है ई और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ई और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये सत्य है, आर गलत है। ये गलत है, आर सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ई और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। श्वसन के कारण बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय बढ़ता जाता है, क्योंकि बढ़ते पोषण स्तर के साथ जंतुओं को अपना आहार प्राप्त करने के लिए अधिक चलना एवं कार्य करना पड़ता है। ये बात सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण नहीं है? इसमें कौन जैव निम्नीकरण नहीं है? ऑप्शन है जीव, पादप, प्लास्टिक पदार्थ। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है प्लास्टिक पदार्थ। इसका जो है निम्नीकरण नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होमियो सैपियंस से संबंधित है? होमियो सैपियंस से संबंधित कौन सा है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, स्वयंपोषी। सही ऑप्शन है सर्वाहारी। ठीक, और ये मानव से संबंधित रखता है। ठीक, होमियो सैपियंस हम मानव सर्वाहारी है। अगला प्रश्न है, घास के क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड होता है। ऑप्शन है सीधा खड़ा, आधार चौड़ा, उल्टा, क्षैतिज, समानांतर। सही ऑप्शन है घास के क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड हर समय वो जो होता है वो सीधा होता है और आधार इसका चौड़ा होता है। इसमें होता क्या है कि देखिए, एक और होता है जीव संख्या। ठीक, जीव संख्या में क्या होता है, पिरामिड जो इसका बनता है ये सीधा और उल्टा दोनों बनता है। ये सीधा और उल्टा दोनों बनता है। ठीक, उसमें बनता कैसे है कि जब उत्पादक की संख्या अधिक तथा उपभोक्ता की संख्या कम होती है तब पिरामिड सीधा बनता है। अगर उत्पादक की संख्या एक हो तथा उपभोक्ता की संख्या बढ़ती जाए तो पिरामिड उल्टा बनेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्थानों में से किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली
का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? ऑप्शन है IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, NIRS देहरादून, IIPS मुंबई। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, IIPS जो होता है वो मुंबई। पूछ रहा है कि निम्नलिखित संस्थानों में से किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? तो वो है IIPS मुंबई। अगर IIPS का जो है फुल फॉर्म अगर चाहिए तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाइकिस्टोथर्मल पौधे कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है भूमध्य सागरीय जलवायु, उष्ण मरुस्थल, विषुवतीय जलवायु, शीत मरुस्थल। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शीत मरुस्थल। हाइकिस्टोथर्मल पौधे शीत मरुस्थल में पाए जाते हैं। चलिए, अगर पूछे कि इसके अंतर्गत पौधे कौन आते हैं, तो जो टुंड्रा प्रदेश के पौधे हैं, टुंड्रा, ठीक, टुंड्रा प्रदेश के जो पौधे हैं वही इसमें आएंगे। लाइकेन और मास, ये सब आएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वातावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योगदान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है पी सरोकिन, ई फिटिंग, EC सैम्पेन, DH डेविस। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ए फिटिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक वायु प्रदूषण के नियंत्रण का यंत्रीय उपाय नहीं है? ऑप्शन है सिंडर ब्लॉक, बैक फिल्टर, बेट स्क्रैबर, साइक्लोन सेपरेटर। तो सिंडर ब्लॉक जो है ये वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय में नहीं आता है, बाकी ये तीनों आते हैं। अगर बैक फिल्टर की बात करें तो ये जो कारखानों की चिमनियों से जो निकलता है धुआं, उसके कण को जो है ये बटोर के जो है कि फिल्टर करते हैं। ठीक, और कब फिल्टर करते हैं? ये 50 माइक्रोन से भी कम होते हैं। ठीक, उनको भी ये साफ करते हैं। और अगर बात करें साइक्लोन सेपरेटर की, तो ये 50 माइक्रोन से जो बड़े होते हैं उनको ये फिल्टर करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है पंपास तथा स्टेपीज है, क्या है? मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, निम्न अक्षांशीय घास के मैदान, उच्च अक्षांशीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। ठीक, पंपास और स्टेपीज जो हैं ये मध्य अक्षांशीय घास के मैदान हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर पूछ भी ले कि पंपास कहाँ पाया जाता है, तो पंपास दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका। और
स्टेपिज कहाँ पाया जाता है? तो स्टेपिज यूरेशिया। ठीक। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन है प्रेरी, सवाना, पंपास, स्टेपिज। सही ऑप्शन है प्रेरी नाम से पुकारा जाता है। ठीक। और सवाना एक प्रकार की घास है। इसे हाथी घास भी बोलते हैं। इसे हाथी घास भी बोलते हैं सवाना को। ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। इतनी बड़ी बड़ी होती है कि इसमें हाथियाँ भी डूब जाती हैं। ठीक। और पंपास अभी बात किया, दक्षिण अमेरिका का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार ऊर्जा के स्रोत और उसके स्तर पर आधारित है? ऑप्शन है मिश्रित पारिस्थितिकी तंत्र, ईंधन अनुपूरित पारिस्थितिकी तंत्र, मानव अनुपूरित पारिस्थितिकी तंत्र, प्रकृति अनुपूरित पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति अनुपूरित पारिस्थितिकी तंत्र। ये जो है पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रकार का ऊर्जा के स्रोत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। एक तरफ उपयोग है, एक तरफ उपयुक्त मानचित्र प्रक्षेप है। आइए देखते हैं इसको। महासागरीय धाराओं एवं स्थानीय पत्तनों का वितरण मर्केटर, गेहूं एवं चुकंदर का वितरण मालवीय, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग, दो मानक अक्षांशी साधारण शंक्वाकार, प्राकृतिक रबड़ एवं चावल का विश्व वितरण, समक्षेत्र बेलन। ठीक। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक। आइए इसको मिलान करते हैं। पहले महासागरीय धाराओं एवं स्थानीय पत्तनों का वितरण, ये मर्केटर हो जाएगा। सही है पहला। गेहूं एवं चुकंदर का वितरण, ये मालवीय। सही है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग, ये है दो मानक अक्षांशी शंक्वाकार। अप्राकृतिक रबड़ एवं चावल का वितरण समक्षेत्र बेलनाकार। 1 2 3 4 यही ऑप्शन सही है। सबका सब सही मिला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जापानी लोग किस धारा को काली धारा के नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन है क्यूराइल, क्यूरोसियो, आयोसियो, उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा। इसका सही ऑप्शन है क्यूरोसियो। क्यूरोसियो को जो है वो काली धारा के नाम से पुकारते हैं। जिसको धारा अगर पढ़ना हो तो टीस्टी पीस्टी का एक ग्रुप है प्लेलिस्ट में, उस प्लेलिस्ट में जाके आप उस फोल्डर को खोलिए। उसमें मैं पूरी धारा को जो है विधिवत पूरा मैप पे पढ़ाया हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक। पूरे विश्व के मैप पे उसको अच्छे से दिखाया हूँ, कौन धारा कहाँ से उठती है, कहाँ तक जाती है, और कौन धारा गर्म है कौन ठंडी है। एक बार देख लेंगे तो फिर उसको देखने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ महासागरीय धाराएं हैं, एक तरफ देश हैं। आइए देखते हैं इसको। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। एक तरफ है हम्बोल्ट अर्जेंटीना, क्यूरोसियो दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड जापान, अगुलहास पेरू। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं। आइए इसका मिलान करते हैं। हम्बोल्ट जो है वो इसे पेरू की धारा भी बोलते हैं और ये पेरू में चलती है। ठीक। और ये कहाँ
दक्षिण अमेरिका। उसके बाद है क्यूरोसियो। क्यूरोसियो की धारा जो है ये जापान में चलती है। ठीक, क्यूरोसियो जापान में चलती है। फाकलैंड, फाकलैंड जो है ये अर्जेंटीना के पास चलती है। अगुल्हास, अगुल्हास दक्षिण अफ्रीका के पास चलती है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन है कैलिफोर्निया धारा, क्यूरोसियो धारा, क्यूराइल धारा, अलास्का धारा। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? जो धारा उत्तर गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है वो है क्यूरोसियो की धारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सागरों में से किसमें लवणता सबसे कम है? ऑप्शन है काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर, लाल सागर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए काला सागर। इस समय सबसे कम काला सागर में है और सबसे अधिक किसमें है लवणता? लाल सागर में। ठीक, अगर सागर में पूछे तो सबसे अधिक लाल सागर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रवाल भित्ति के निर्माण से संबंधित अवतलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है मरे, अगासिज, सेम्पर, डार्विन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी डार्विन। डार्विन का अवतलन सिद्धांत है। ठीक, और संशोधित अवतलन का सिद्धांत, संशोधित अवतलन का सिद्धांत ये है डेविस का। ठीक, ये है डेविस का, ये भी पूछता है। अवतलन सिद्धांत तो डार्विन का है, संशोधित अवतलन सिद्धांत डेविस का है। ठीक, ये चीज़ दिमाग में आपके होना चाहिए। और ये अपना सिद्धांत डार्विन कब दिए थे? तो ये दिए थे 1837 में। ठीक चलिए, और ये है किससे संबंधित? तो प्रवाल भित्ति से, प्रवाल भित्ति से संबंधित सिद्धांत है। चलिए अगला देखते हैं। किस भूवैज्ञानिक अवधि के दौरान महासागर ने अपनी वर्तमान सतह प्राप्त की? ऑप्शन है होलोसीन, मायोसीन, कैम्ब्रियन, जुरासिक। सही ऑप्शन है होलोसीन। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। नाम प्रमुख गर्त और उसकी स्थिति है। आइए देखते हैं। चैलेंजर पश्चिमी द्वीप समूह, पोर्टिको दक्षिणी अंड महासागर, रोमांस पूर्वी हिंद महासागर, सुंडा उत्तरी प्रशांत महासागर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। आइए इसका मिलान करते हैं। सबसे पहले चैलेंजर हो जाएगा आपका उत्तरी प्रशांत महासागर। उसके बाद हो जाएगा पोर्टिको हो जाएगा पश्चिमी द्वीप समूह। उसके बाद है रोमांस दक्षिणी अटलांटिक महासागर या अंध महासागर हो जाएगा।
उसके बाद है सुंडा। सुंडा जो है पूर्वी हिंद महासागर हो जाएगा। तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल का द्वितीय स्तर कहलाता है। ऑप्शन है थर्मोक्लाइन, हाइक्लोक्लाइन, ग्लोक्लाइन, थाइस्टोक्लाइन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए थर्मोक्लाइन। अगला है, डॉल्फिन रेंज चैलेंजर कटक रिज स्थित है। डॉल्फिन चैलेंजर कटक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर। ठीक, ये है अटलांटिक महासागर में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आयोडीन एवं पोटास। आयोडीन एवं पोटास के लिए महत्वपूर्ण समुद्री संसाधन हैं। ऑप्शन है हरा शैवाल, लाल शैवाल, भूरा शैवाल, नीला हरा शैवाल। सही ऑप्शन है नीला हरा शैवाल। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है चैलेंजर उत्तरी प्रशांत महासागर, सुंडा उत्तरी हिंद महासागर, वाल्डिविया दक्षिणी अटलांटिक महासागर, टोंगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक महासागर और टोंगा। ये ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगर टोंगा की बात करें कि टोंगा है कहाँ, तो ये है दक्षिणी प्रशांत महासागर। दक्षिणी प्रशांत महासागर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है? ऑप्शन है 1013.25 मिलीबार, 1012.75 मिलीबार, 1010.25 मिलीबार, 1021.50 मिलीबार। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1013.25 मिलीबार। ठीक, अगर पूछे महासागरों की औसत गहराई, महासागरों की औसत गहराई प्रश्न पूछा हुआ है, ये है 3800 मीटर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। फेरल का नियम संबंधित है। ऑप्शन है रेल मार्ग से, वायु संचार से, वर्षा से, समुद्री मार्ग से। सही ऑप्शन है वायु संचार से संबंधित है फेरल का नियम। अगला प्रश्न है, तापी विषुवत रेखा की सामान्य स्थिति है। ऑप्शन है 0 डिग्री पर, 5 डिग्री उत्तर पर, 5 डिग्री दक्षिण पर, 10 डिग्री उत्तर पर। तो तापी विषुवत रेखा की सामान्य स्थिति जो है वो है 5 डिग्री उत्तर पर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी अफ्रीका और अरब में चलने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को कहा जाता है। ऑप्शन है खमसिन, सीमोम, गिबली, ब्रिकफिल्डर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए खमसिन। जो अरब में चलती हैं उसे बोलते हैं खमसिन। अरब में, और ये चलती किस में है? मिस्र में। मिस्र। ठीक,
अगर गिबली की बात करें तो ये चलती है लीबिया में, ये लीबिया में चलती है। ठीक, चलिए और आगे थोड़ा देख लेते हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ हवाएं हैं, दूसरी तरफ देश हैं। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, सिरोक्को ऑस्ट्रेलिया, ब्रिक फील्डर यूरोप, मिस्ट्रल अफ्रीका। तो इसे मिलाना है। सबसे पहले आइए इसको मिला देते हैं। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। देखिए चिनूक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। ठीक, सिरोक्को जो है ये अफ्रीका में चलती है, और ब्रिक फील्डर जो है ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है, और मिस्ट्रल जो है ये यूरोप में चलती है। तो 1 4 2 3 सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है निम्न क्षोभ मंडल में, मध्य क्षोभ मंडल में, ऊपरी क्षोभ मंडल में, संपूर्ण क्षोभ मंडल में। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती है जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी। अगला प्रश्न है, अश्व की स्थिति कहाँ होती है। ऑप्शन है उपोष्ण निम्न वायुदाब में, भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब में, उष्ण उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में, ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी में। सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश। एक तरफ है बाइगुइस ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन चीन, टाइफून फिलीपींस, विली विली संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आइए इसका मिलान पहले करते हैं। देखिए बाइगुइस यानी इसको बाइगियो भी बोलते हैं और ये फिलीपींस में चलती है। उसके बाद हरिकेन, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। उसके बाद है टाइफून, टाइफून जो है ये चीन में चलती है। बिली बिली ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। तो 3 4 2 1 सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विश्व प्रदेशों में से किसमें अधिकतम सूर्यतपन की मात्रा प्राप्त होती है। तो किसमें अधिकतम सूर्यतपन की मात्रा प्राप्त होती है। ऑप्शन है विषुवत प्रदेश, उपोष्ण प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश, अधो ध्रुवी प्रदेश। सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी उपोष्ण प्रदेश सही है। विषुवत रेखी जो प्रदेश है इसमें तापमान तो मिलता है लेकिन बारिश भी हो जाती है ना, इसीलिए इसमें सूर्यतप कम मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह पर वायु संहति घनत्व का सही औसत है। ऑप्शन है 0.9 किलोमीटर, 1.2 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 0.7 किलोग्राम। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1.0 किलोग्राम, 1.2 किलोग्राम। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न है, सूर्य या चंद्रमा के चतुर्दिक प्रभामंडल का निर्माण होता है। ऑप्शन है हिमकणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन से, जलकणों द्वारा प्रकाश के प्रत्यावर्तन से, हिमकणों द्वारा प्रकाश के विवर्तन से, जलकणों द्वारा प्रकाश के विवर्तन से। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है।
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हिमकणों द्वारा प्रकाश के प्रत्यावर्तन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हेतु निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है अभिवहनी रुद्धोष्म तापह्रास दर, शुष्क रुद्धोष्म ह्रास दर, आर्द्र रुद्धोष्म तापह्रास दर, सामान्य तापह्रास दर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर बोला जाता है, जहां 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी होती है। सामान्य में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है, आर्द्र में 6 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है। ठीक, यही इसका चलता है पूरा क्रम। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विकिरण का प्रवाह विकिरण करने वाली वस्तु के निरपेक्ष तापमान की चौथी घात के समानुपाती होता है। उक्त व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन है वेन का विस्थापन नियम, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम, प्रतिलोभ वर्ग का नियम, रेले का नियम। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्टीफन बोल्ट्जमैन का यह नियम है। ठीक, कि विकिरण का प्रवाह विकिरण करने वाली वस्तु के निरपेक्ष तापमान की चौथी घात के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है निम्नतम एल्बिडो निम्नलिखित में से किसका हो सकता है? तो इसमें से निम्नतम किसका हो सकता है? ऑप्शन है शीशा यानी दर्पण, उत्तरी ध्रुव में ताजा बर्फ, ज्योति गई नम मिट्टी, घना बादल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ज्योति गई नम मिट्टी। ठीक, इसका जो है एल्बिडो निम्नतम हो सकता है, बाकी सबका जो है अधिक हो सका इससे। सबसे अधिक किसका होता है? तो ताजा बर्फ का होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किन क्षेत्रों में ऊष्मीय दबाव अक्षय होता है? ऑप्शन है नदियाँ, पठार, पर्वत, मरुस्थल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मरुस्थल। मरुस्थल में जो है ऊष्मीय दबाव का अक्षय होता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से मानदंड टॉर्नेडो की श्रेणीकृत करने के लिए फ्यूजिटा पैमाने के आधार हैं? ऑप्शन है दाब घटक, ताप घटक, वायु गति, संबंधित संपत्ति नुकसान। इसका सही ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर सी, वायु गति। और नीचे भी दिया है ना, निम्नलिखित में कौन विकल्प सही है? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है सी और डी, संबंधित संपत्ति नुकसान। टॉर्नेडो श्रेणी करने के लिए फ्यूजिटा पैमाना का आधार है तो वायु गति और संबंधित संपत्ति का नुकसान। ऑप्शन नंबर डी, सी सही हो जाएगा, सी और डी। अगला प्रश्न है वृद्धावस्था में नदियां अत्यधिक विसर्पण करती हुई प्रवाहित होती हैं। वृद्धावस्था में नदियों की भार वहन क्षमता समाप्त प्राय होती है। ठीक, कथन और कारण दिया है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है कथन ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सत्य है आर असत्य है, ए असत्य है आर सत्य है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वृद्धावस्था में ये नदियाँ विसर्पण नहीं करती हैं। ठीक, ये प्रौढ़ावस्था में करती हैं। ठीक, ये प्रौढ़ावस्था में करती हैं।
युवावस्था में क्या करती हैं? युवावस्था में गार्ज का निर्माण करती हैं। ठीक, गार्ज या कैनियन का। वृद्धावस्था में नदियों की भार वहन क्षमता समाप्त प्राय होती है, ये बात सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक सरिता पूर्ववर्ती नहीं है? सिंधु, काली, यमुना, सतलज। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यमुना। ठीक, ये सरिता पूर्ववर्ती नहीं है, बाकी ये तो पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती का मतलब ये होता है कि हिमालय के उत्थान से पूर्व की नदियाँ, यही होता है पूर्ववर्ती। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ड्राई कांटर संबंधित है काष्ठ स्थलाकृति से, हिमानी से, शुष्क स्थलाकृति से, तटीय स्थलाकृति से। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शुष्क स्थलाकृति से संबंधित है ड्राई कांटर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं? ऑप्शन है कगार, कटक, भृगु, महाखंड। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, महाखंड कहते हैं उसे। ठीक, जो नदी के किनारे वाला भाग होता है उसे कगार कहते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए देखते हैं। केटिल सर्ग पर निवास करने वाला लघु पर्वत सरोवर टार्न, निम्न विसर्पी हिमानी जलोढ़ कटक, एस्कर हिमगोलास मृतिका की अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार पहाड़ी, ड्रमलिन प्रायः हिमोड़ पट्टी के साथ साथ स्थित गहन गर्त। ऑप्शन नीचे दिया है, देख लीजिएगा। आइए पहले इसका मिलान करते हैं। केटिल की अगर बात करें तो केटिल हो जाएगा ये प्रायः हिमोड़ ये हो जाएगा केटिल जो हो जाएगा ये प्रायः हिमोड़ पट्टी के साथ साथ स्थित गहन गर्त हो जाएगा 4। टार्न की अगर बात करें तो टार्न जो है ये सर्क पर निवास करने वाला होता है। ठीक, उसके बाद अगर एस्कर की बात करें तो एस्कर जो होता है ये निम्न विसर्पी हिमानी जलोढ़ कटक है। 2, ड्रमलिन जो होता है वो हिमगोलास मृतिका की अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार पहाड़ी। तो हो जाएगा 4, 1, 2, 3। तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस शैल पर अपरदन अपक्षय विकसित होता है? ऑप्शन है बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट। ठीक, ग्रेनाइट शैल पर अपतलन अपक्षय विकसित होता है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उसकी किताब है। ऑप्शन है पहला है कि KW बर्जर प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी, डेविस जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम, सी इम्बलेटन इत्यादि। ये हैं जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, जे थॉर्नेस द जियोमॉर्फिक साइकिल।
ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं। देखिए, बर्डजर का है जियोमॉर्फी फ्रॉम द अर्थ, ये बर्डजर का है। डेविस को हो जाएगा द जियोमॉर्फिक साइकिल, इरोजन से संबंधित ये दिए थे ना। इम्बलेटन का हो जाएगा प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी। उसके बाद जे थॉर्नेस का हो जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है समुद्र अधःस्थल के प्रसार का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन होम्स और डेविस, एरी और प्रैक्ट, हेस और डाइट्ज, वेगनर और रेडजेल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है हेस और डाइट्ज, दोनों लोगों के द्वारा समुद्री अधःस्थल के प्रसार का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली, हिमालय। सही ऑप्शन इसका कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अरावली। ठीक, इसका अरावली सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दी अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है अल्फ्रेड वेगनर, फॉरेस्ट मोल्टन, चार्ल्स हैवगुड, इमैनुअल बेलिकोवस्की। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स हैवगुड। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करते हैं। एक तरफ है ग्रेनाइट स्लेट, ग्रेबो क्वार्ट्ज, बालुका स्तूप, नीस, सेल, सर्पेंटाइन। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, आइए इसका मिलान करते हैं। पहले देखिए, ग्रेनाइट हो जाएगा नीस, ग्रेबो का हो जाएगा सर्पेंटाइन, बालुका स्तूप ये हो जाएगा बालुका पत्थर का क्वार्टजाइट, सेल का हो जाएगा स्लेट। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ज्वालामुखियों में कौन भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है एटना, वेसुवियस, एलोगन, स्ट्राम्बोली। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, स्ट्राम्बोली। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? ऑप्शन है मध्य महाद्वीपीय पेटी, अंध महाद्वीपीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी, परिप्रशांत पेटी। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर डी, परिप्रशांत पेटी। अगला प्रश्न है उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैलों को निम्न किन 2 विभागों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन है अंतर्भेदी और बहिर्भेदी, अम्ल प्रधान और क्षार प्रधान, बड़े कणों वाली और सूक्ष्म कणों वाली, विस्फोटक प्रकार की और प्रशांत, विस्फोटक प्रकार की और शांत। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। आग्नेय शैल जो होती हैं उनके 2 भाग हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है, कौन सी चट्टान उच्च दाब एवं उच्च तापमान के कारण बनती हैं? ऑप्शन है परतदार, आग्नेय, कायांतरित, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कायांतरित। कायांतरित जो है उच्च ताप और उच्च दाब के कारण बनती है। अगला प्रश्न है, सीसा एवं जस्ता निम्नलिखित में से किस काल की चट्टानों से संबंधित है? ऑप्शन है आर्कियन, कार्बोनिफेरस, जुरेसिक, क्रिटेशियस। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन। ये आर्कियन चट्टान से संबंधित है सीसा एवं जस्ता। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2। ब्रह्मसोच यानी ब्लॉक, अरावली, वलित, बिंद, अवशिष्ट, राजमहल, ज्वालामुखी, नीलगिरी। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, देख लीजिए। आइए इसको पहले मिलान करते हैं। ब्रह्मसोच यानी ब्लॉक, ये हो जाएगा विंध्य पर्वत। वलित की अगर बात करें तो ये हो जाएगा नीलगिरी। अवशिष्ट की अगर बात करें तो ये हो जाएगा अरावली, ज्वालामुखी, राजमहल। ठीक, 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहोरोविसिक असंतता निम्नलिखित में से किनके बीच सीमा का निर्माण करती हैं? ऑप्शन है महाद्वीपीय शेल्फ महासागर पटल, दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल, परपटी और ऊपरी प्रवार, कोर और प्रवार। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो मोहोविक जो है वो परपटी और ऊपरी प्रवार के बीच पाए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये रहे आज के सारे प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक, प्रश्न कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।